नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एक खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया गया। 3 दिन के मानसून सत्र में विधानसभा सत्र में 18 घंटे 9 मिनट तक सदन चला, जिसमें 9 विधेयक पास किए गए, 2 विधेयक प्रवर समिति को भेजे गए। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र तीसरे दिन अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित किया गया। मानसून सत्र में सरकार ने 5,000 करोड़ से ज्यादा के अनुपूरक बजट पास कराया। इन 3 दिनों के विधायी कार्यों की बात करें तो 9 विधेयक, 3 अध्यादेश सदन के पटल पर रखे गए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि इस मानसून सत्र में 7 विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। नगर निगम और उच्च शिक्षा से जुड़े 2 विधेयक प्रवर समिति को भेजे गए हैं। सदन में 109 सवालों का जवाब भी दिया गया है। सत्र देखिए कितने घंटा चला इसका तो मुझे बहुत अभी कितना घंटे चला है बताइए आप लोग, लेकिन 500 सवाल आए थे, उसमें से हमने करीबन 109 सवालों के जवाब दिए। हमारे पास ये हमारा जो चला 18 घंटे 9 मिनट हमारा जो है सत्र टोटल चला है। और साथ ही साथ हमारे पास 3 अध्यादेश, 9 विधेयक आए और सूचनाएं आई, चाहे वो याचिका के रूप में आए, 300 के रूप में आए, 53, 58 और 310 के। प्रयास यही रहा हमारा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुने। और आपने देखा होगा कल 10:30 बजे तक हम लोग इसलिए बैठे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुन सके। टिहरी झील में बोटिंग और क्रूज के टेंडर में मंत्री के बेटे के नाम सामने आने पर बवाल को लेकर मंत्री का बयान सामने आया है। दरअसल टिहरी झील में बोट और क्रूज के टेंडरों के लिए जिन 6 लोगों का चयन हुआ है, उनमें कई नेताओं के करीबियों के नाम हैं। इसमें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बेटे सुयश रावत का भी नाम है। इस मामले पर सियासत गरमाई तो मंत्री सतपाल महाराज ने सफाई दी है। मंत्री ने कहा कि बेटे से आवेदन वापस लेने का आग्रह करूंगा। इस टेंडर के लिए 25 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 6 नाम फाइनल किए गए हैं, जिसमें सतपाल महाराज के बेटे सुयश रावत और बीजेपी नेत्री सोना सजवाड़ के पति का नाम भी शामिल है। इस बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया है कि राज्य में जहां रोजगार की कमी के कारण पलायन हो रहा है, वहीं स्थानीय निवासियों को वरीयता देने के बजाय एक मंत्री के बेटे को किस आधार पर वरीयता दी जा रही है, जिस पर मंत्री का बयान सामने आया है। हमारे उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया और उसी से प्रभावित होकर मेरे छोटे बेटे ने ये विचार किया कि वो उत्तराखंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उसी विचार के तहत उसने पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया और उसने टाडा के अंतर्गत जो टेंडर निकले थे, सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने पीसी में सीएम धामी ने जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किए गठबंधन पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। सीएम ने कहा कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। सीएम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से 10 सवाल किए हैं। आखिर क्या कहा है सीएम ने, आइए सुनते हैं। गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों से वहां भी मिलना हुआ और बहुत सारे विचार बिंदु भी आपस में हम सब लोगों ने साझा किए हैं। मैं एक बार फिर से, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद इस प्रकार से वहां पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने
विपक्ष ने विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर नाराजगी जताई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में गैरसैंण में होने वाले सत्रों की संख्या अवधि को बढ़ाया जाएगा। साथ ही पत्रकारों और पुलिस के जवानों के रहने की व्यवस्था विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही की जाएगी। नहीं, अच्छा है। देखिए, धीरे धीरे सब लोगों को यहाँ की आदत हो रही है। आप लोगों को भी हो गई होगी इस बार है, जल्दी जाने का आपका भी मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों की भावना भी समझ रहा हूँ। और हम लोग जो है पहले यहाँ आते थे तो थोड़ा सा लगता था कि नई जगह आए हैं और सभी को ऐसा लगता था, लेकिन धीरे धीरे अब ये स्थान सबके लिए जाना पहचाना स्थान हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ा और पूरे साल भर एक्टिविटी हो, सत्र भी थोड़ा बड़ा चले, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी हों, अस्पताल एक अच्छा अस्पताल यहाँ पर बनाने के लिए भी आज मैंने कहा है। और साथ में सबसे बड़ी समस्या आप ही लोगों की है। आप लोगों को किसी को काली मठ जाना पड़ रहा है, किसी को गैरसैंण जाना पड़ रहा है, किसी को कहीं जाना पड़ रहा है, आसपास कोई रुद्रप्रयाग से आ रहा है, कोई गौचर से आ रहा है। तो अब आप लोगों के लिए यहाँ पर एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा गैरसैंण स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी माता विष्णा देवी के नाम पर देवदार का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कई आक्रांत लोग इतिहास में आए हैं। हालांकि इतिहास ये भी है कि हिंदू ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, सीएम धामी ने ये प्रतिक्रिया दी है। देखिए, वहां पर हिंदुओं पर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं के साथ जिस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार हुआ है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू कभी भी न तो ऐसे अत्याचारों के सामने झुका है न कभी झुकेगा। हिंदू महिलाओं पर खासकर सर अत्याचार मंदिर भी नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैंने कहा कि कितने सारे जो है आक्रांता आए, अनेक जो है दंगाई आए, लेकिन हमेशा हिंदू उन्होंने संघर्ष किया, वो कभी न झुके हैं। पूर्व राज्य मंत्री ललित जोशी ने निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराए जाने की सुगबुगाहट को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ललित जोशी ने कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार में हालात इतने बुरे हो गए हैं कि हाई कोर्ट को भी चुनाव कराने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी ये सरकार कोई न कोई बहाना बनाकर चुनावों को पीछे धकेलना ही चाहती है। लेकिन जनता सब जानती है, बीजेपी को इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैंने अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले हाई कोर्ट में जब इन्होंने एप्लीकेशन दी थी सरकार ने, तो मैंने उस दिन कहा था, मैंने कहा मुझे सरकार की नीयत पर आज भी शक है। अब इन्होंने आरक्षण का जो मसला है उस पर पेच फंसा करके प्रवर समिति को सौंप दिया है। यानी कि सरकार की जो मंशा है वो चुनाव कराने की उनकी नीयत साफ है ही नहीं। कारण सिर्फ और सिर्फ उनको डर है, हरियाणा हार रहे हैं, महाराष्ट्र हार रहे हैं, जम्मू कश्मीर हार रहे हैं, उत्तराखंड का स्थानीय निकाय का चुनाव भी बुरी तरह हारेंगे। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी।
स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। उत्तराखंड में हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनावों की बीजेपी में भले ही 2 ही सीटें आई हों, लेकिन उनके नेताओं का कहना है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला और आगामी चुनावों में उनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। बीजेपी कोटद्वार के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत की यदि माने तो उनकी पार्टी आगामी निकाय, पंचायत और कोऑपरेटिव चुनावों की पूरी तरह से तैयारियों में है और इन चुनावों में पार्टी पहले से अच्छा प्रदर्शन करेगी। नहीं हो रहा है पार्टी का ग्राफ। अगर नीचे होता तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में केंद्र में आई है, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से ग्राफ नीचे हो रहा है। कुछ उदाहरण हो सकते हैं आपके पास, आपको लग रहा होगा कि ऐसा, तो लेकिन वही ये देश है, प्रजातंत्र है यहाँ पर और कई चीज़ों को लेकर के उसमें कई कारण हो सकते हैं जिसको लेकर के चलता। लेकिन अंतोगत्वा किसी भी दल का या किसी भी पार्टी का आप रिजल्ट उसको ये समझ सकते हैं कि चुनाव में उसकी क्या भूमिका रहे, कितना उससे जीते हैं। तो हम लोग लोकसभा चुनाव जीते हैं। खबर देहरादून से है, जहां एसटीएफ ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर कार्रवाई की है, जिसकी जानकारी देते हुए एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए सीएम ने उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के अंतर्गत एसटीएफ ने ड्रग्स और अवैध नकली शराब के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जो कुमाऊं यूनिट है, इसको कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि काशीपुर के पास में थाना आईटीआई क्षेत्र में एक मकान के अंदर एक नकली शराब की फैक्ट्री संचालित की जा रही है और इस सूचना को डेवलप करते हुए कल रात में हमारी टीम के द्वारा और आबकारी विभाग को साथ में लेते हुए वहां पर रेड की गई और वहां पर एक जो नकली शराब की फैक्ट्री थी उसको बस्ट किया गया है। वहां पर 25 पेटी लगभग नकली शराब बरामद हुई है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 3 दिवसीय मानसून सत्र चलाया गया। सत्र चलाने से पहले ही विपक्ष लगातार सत्र की अवधि कम होने का आरोप लगा रहा था और अब 3 दिन सत्र चलने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस पर विपक्ष अभी भी संतोषजनक नजर नहीं आ रहा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आने जाने में, फाइल्स को और कर्मचारियों को ले जाने में ही उतना पैसा ही खर्च होगा। उसके बावजूद भी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं, जिससे विधायक आक्रोशित हैं। सारी जनता भी आक्रोशित है कि उनसे जुड़े हुए प्रश्न विधानसभा में उठ ही नहीं पाए। साथ ही महाराज ने कहा कि ये सत्र भी पिछले 6 सालों की तरह बिना मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित ऊपर उठने वाले प्रश्नों से बच गया।
दुर्भाग्यपूर्ण है। आने जाने में उतना ही पैसा खर्च हुआ होगा, उतना ही फाइल्स को ले जाने में, कर्मचारियों को ले जाने में खर्च हुआ होगा, और उसके बावजूद भी प्रश्नों के लिए जगह नहीं मिल पाई, प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। जो विधायक हैं वो आक्रोशित भी हैं और जनता भी आक्रोशित है कि उनसे जुड़े हुए प्रश्न विधानसभा में नहीं उठ पा रहे। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने संबद्ध कॉलेजों से स्नातक स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है। CUIT परीक्षा देने के बाद विश्वविद्यालय के समर्थन पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों से लेकर बिना CUIT के दिए हुए दून के छात्र छात्राओं को 5 कॉलेजों में रिक्त सीटों पर 14 सितंबर तक प्रवेश मिलेगा। फिलहाल CUIT स्कोर के आधार पर घोषित पहली मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाने वाले छात्र छात्राएं 31 अगस्त तक प्रवेश ले सकते हैं। देखिए, महाविद्यालय ने इस वर्ष यूनिवर्सिटी के आदेशानुसार समर्थ पोर्टल के माध्यम से एडमिशन लिया। इसके लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट, जिसमें यूनिवर्सिटी ने हमको रजिस्ट्रेशन करा करके बच्चों की सूची उपलब्ध कराई है, उस सूची से हमें 27 तारीख तक एडमिशन करने हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने समर्थ में रजिस्ट्रेशन कराने से चूक गए थे क्योंकि उनके पास मैपिंग सही नहीं थी, सब्जेक्ट्स की मैपिंग सही नहीं थी, उनके लिए यूनिवर्सिटी ने 24 तारीख से 28 तारीख तक के लिए रजिस्ट्रेशन का एक नया मौका दिया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी से हैराखान धाम तक मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क मार्ग से जुड़े ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने जल जीवन मिशन के तहत अगले महीने तक ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ओखलढूणा में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छापा मारते हुए कुमाऊं कमिश्नर ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि डॉक्टर महीने में 2 दिन आकर पूरे महीने गायब रहते हैं और डॉक्टर की अनुपस्थिति में वार्ड बॉय द्वारा उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए कमिश्नर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को अपने कार्यालय में तलब किया। मैं जो आपका रानीबाग से ऊपर का क्षेत्र, नैनीताल से ऊपर का क्षेत्र, जो भीमताल ब्लॉक में समस्त क्षेत्रीय आता है, जिसमें कई ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से कुछ का अभी हमने निरीक्षण भी किया। ओखलढूंगा को भी देखा, उससे पहले ग्राम पंचायतें भी देखी। तो एक तो यहाँ पे जो जल जीवन मिशन के काम है, जिसमें मुझे शिकायत मिल रही थी कि देरी से चल रहे हैं और इसका समय से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इसके निर्देश दिए हैं एक तो कि यहाँ पे 27 सितंबर से पहले पानी की उपलब्धता करा दें। इसमें UPCL की भी जगह जगह पोल्स पड़े हुए हैं, जिन्होंने इस तरह से छोड़े हुए, उस पर काम नहीं हो रहा है, उस पर एक्शन लेने के लिए कहा गया है। रुद्रपुर के नैनीताल रोड पर हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले रुद्रपुर के नैनीताल रोड पर तेज रफ्तार कार के द्वारा ई-रिक्शा को टक्कर मारी गई थी, जिसमें ई-रिक्शा में सवार गर्भवती महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और आरोपी कार चालक को अब गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में आप आरोपी को देख पा रहे हैं। इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यही वो आरोपी है जिसके कार के टक्कर मारने से 4 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। साथ ही 2 लोगों को गंभीर रूप से वो जख्मी भी हुए थे, चोटें भी आई थी।
तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कितना भयानक ये एक्सीडेंट हुआ था। ई रिक्शा के तो परकच्चे उड़ गए हैं, कार भी बहुत बुरी तरह से टूट फूट गई है। ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना यहाँ पे हुई थी जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसमें हम लोगों ने कुछ फुटेजेस भी घटना से संबंधित हम लोगों ने इसमें लिए हैं कब्जे में। उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग हमने पंजीकृत किया था और घटना की गंभीरता के दृष्टिगत इसमें जो कार चालक था उसकी अरेस्टिंग की गई, माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया गया है। और घटना के कारणों की जाँच और इनका जो ड्राइविंग बिहेवियर है इसको पूरी तरह से हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। और जितनी गंभीर ये घटना है उतनी गंभीरता से इसका इन्वेस्टिगेशन करके हम इसमें टेक्निकल और सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस हम लोग इसमें कलेक्ट कर रहे हैं ताकि इसमें हम जो है मैक्सिमम पनिशमेंट के लिए हम लोग प्रयास कर सकें। जनपद उधम सिंह नगर के जयपुर कोतवाली के सूत मिल रिपोर्टिंग चौकी के अंतर्गत जसपुर अफजलगढ़ मार्ग पर शिव विहार कॉलोनी में भगवान शिव के मंदिर में रात करीब 1 और 1:30 बजे के बीच चोरों ने कॉलोनी में आकर शिव मंदिर में दस्तक दी थी। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना में नाग देवता, घंटे, घड़ियाल, दानपत्र में रखी नकदी को लेकर और साथ ही मंदिर में ही रखे लाल गमछे में बांधकर चोर लेकर रफू चक्कर हो गए। गौरतलब है कि पहले चोर घरों को और दुकानों को निशाना बना रहे थे, लेकिन चोर घरों के साथ में अब मंदिरों को भी निशाना बना रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं इस तरह से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक लाल गमछे में पूरा सामान और नकदी लेकर के चोर फरार हुए हैं वहां से। अभी तक चोरों के द्वारा घरों को, दुकानों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब मंदिर भी इनसे अछूते नहीं रहे हैं। अब ये मंदिरों को भी अपना निशाना बनाने लगे हैं। ये वो हथियार है जिनके द्वारा इसी कैमरे में जब देखा गया तो 1:11 पर चोर आया मंदिर में। सुबह जब सफाई करने वाले आए कर्मचारी, तब उन्होंने मुझे अवगत कराया कि आप चल के मंदिर को देखो। मैं मंदिर गया। मंदिर जाने पर देखा तो ताले तो उससे टूटा नहीं, जो मुख्य ताला था उसने गेट की जाली काटने के बाद अंदर गया। दान पात की जितनी धनराशि थी, प्रति महीने लगभग 4000 रुपये निकलता है, वह धनराशि गायब। मंदिर के अंदर जो पीतल का घंटा बहुत बड़ा था, वजनदार था, वह भी गायब। जो नाग देवता थे वो भी गायब। मंदिर के अंदर तांबे का कलश था, लोटा, वह भी गायब और दीपक भी गायब। उसके बाद फिर मैंने कमरा देखा, कमरे का ताला भी वहां पर टूटा हुआ पाया गया और उसमें पीतल की बहुत बड़ी वजनदारी घड़ियाल थी, वह भी गायब। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।